हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट, हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपने ईवीएस का मैराथन देख लिया होगा, हिंदी का मैराथन देख लिया होगा और मैथ का देख लिया होगा, और सीडीपी के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम सीडीपी का भी मैराथन दे दीजिए। साइंस के भी आ रहे हैं, एसएसटी के भी आ रहे हैं, तो दोस्तों साइंस एसएसटी का भी आपको मिल जाएगा। और आज जो है हम लोग सीडीपी का मैराथन देखेंगे, और इसमें जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में जो है यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है? ए दिया गया शारीरिक, बी है गत्यात्मक, सी है सामाजिक और डी है संज्ञानात्मक। इसमें से जो है तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है, इसमें से कौन है दोस्तों? वो है संज्ञानात्मक। ऑप्शन डी जो आप देख पा रहे होंगे, कॉग्निटिव, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक। दोस्तों देखिए, संज्ञानात्मक से तात्पर्य जो है बालक की मानसिक क्षमताओं जैसे कि बुद्धि, चेतना, विचार, समस्या समाधान के विकास से होता है, जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यह जो है एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया है। क्या? संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया सिर से पैर, बी है जटिल से सरल, सी है बाह्य से केंद्र, डी है विशिष्ट से सामान्य। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम में सीडीपी के क्वेश्चन उठा के देखें तो ये काफ़ी जो है कई बार जो है पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, और ऑनलाइन में भी पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विकास जो है किससे किसकी ओर बढ़ता है, तो दोस्तों विकास जो है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए में ही आप देख पा रहे होंगे, हेड और टो, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकास का यह सिद्धांत जो है सिफेलोकॉडल सिद्धांत कहलाता है। मस्तका दो मुखी इसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में जो है सिफेलोकॉडल बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है। पहले 2 महीने में जो है सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीने में वे अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं को जो है ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं, और फिर पैर को उंगली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं, और जो है दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने व चढ़ने में जो है वो सक्षम हो जाते हैं। तो क्या होता है? सिर से पैर की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और द्वितीयक कारक है। इसमें से पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो है इसमें से कौन सा समाजीकरण का प्रथम कारक और द्वितीय कारक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ए है जनसंचार माध्यम परिवार, बी दिया गया है विद्यालय परिवार, सी है परिवार और विद्यालय, और डी दिया गया है मुद्रित माध्यम जनसंचार माध्यम। तो इसमें जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो है परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, और जो है विद्यालय क्या है? ये द्वितीय कारक है। ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे परिवार और विद्यालय, ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो है परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्षों में परिवार ही जो है बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका जो है निभाता है, जिसमें माता पिता बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, जो कि प्राथमिक तौर पर आचरण है, सभ्यता, संस्कृति है, भाषा है, इन सभी गुणों का जो है ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में जो है विद्यालय समाजीकरण का जो है द्वितीय कारक है, क्योंकि विद्यालय में ही बालक के चहुमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे बालक ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बन पाते हैं। तो परिवार और विद्यालय, ये आपको ध्यान रखना, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत, यहाँ पे पियाजे रहेगा, मिस्टेक हो गया है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो उत्पन्न होता है, तो इसमें से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए दिया गया अनुकरण, बी है
असंतुलन, सी है संरक्षण, डी है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। दोस्तों देखिए, जीन पियाजे से आपको 2 क्वेश्चन लगभग मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वाइगोस्की से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनता है सीडीपी में, चॉम्स्की से बनता है, हार्वर्ड गार्डनर से बनता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा असंतुलन, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतःप्राग्ञ चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। और आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पे जान लीजिएगा। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है। इसमें से जो पहला है वो संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा जो है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है। और लास्ट जो 4th है वो होता है 11 से 15 वर्ष तक है। ये अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं, लास्ट वाले को। जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से जीन पियाजे से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वाइगोस्की से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। हार्वर्ड गार्डनर इंपॉर्टेंट है और जो है चॉम्स्की से आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ये पूछा जा चुका है। ए दिया गया है संवेदी गामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, तो वो है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था से। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग ने देखा है कि जो इनके 4 जो अवस्था है, एक संवेदी गामक अवस्था, सेकंड जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। संवेदी गामक अवस्था की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो उपलब्धि होती है वो वस्तु अस्थायित्व होता है, लक्षणमुख होता है, व्यवहार का उद्भव होता है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि वस्तु अस्थायित्व से पूछा गया है संवेदी गामक अवस्था में। इसके और जो उपलब्धियां हैं वो है लक्षणमुख है, व्यवहार का उद्भव है। इसकी बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो इसमें दोस्तों जो है बालक आत्म केंद्रितता की भावना होती है, काल्पनिक खेल है, प्रत्यक्ष बोध का विकास होता है। और मूर्त संक्रियात्मक की बात करें दोस्तों, यहाँ पे बालक के अंदर जो है परिरक्षण क्रमबद्धता हो जाती है, वर्गीकरण होता है, मूर्त तार्किक चिंतन स्टार्ट हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसमें अमूर्त तार्किक चिंतन बालक स्टार्ट कर देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जीन पियाजे से रिलेटेड ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये पूछा गया, कई बार पूछा गया। इससे पहले जो क्वेश्चन था मैंने बताया था ये वाला, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो आप लोग को इन सारे क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन ए दिया गया है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, बी है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, डी है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है, तो दोस्तों वो कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों देखिए ये जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में लौकिक स्तर की अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। अगर स्तर की बात करें तो जो पहला है दोस्तों पूर्व लौकिक स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष तक होता है, ठीक है। और दूसरा बात करें तो ये होता है लौकिक स्तर जो कि 10 से 13 वर्ष तक होता है। तीसरा बात करें दोस्तों पश्च लौकिक स्तर जो 13 वर्ष से अधिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। ए में दिया गया सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान देता है, बी है बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, सी दिया गया संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, डी है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। दोस्तों देखिए लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार जो है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइगोस्की को इनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत का मुख्य आधार जो है उत्तरोत्तर मानसिक विकास का देन है। तो ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को सीधा सीधा मिल सकते हैं। ए दिया गया है निष्क्रिय अनुकरण, बी है सहभागी अधिगम और सी है व्याख्यात्मक शिक्षण, डी दिया गया है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है, तो वो है सहभागी अधिगम। ऑप्शन बी जो इसका है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है किसकी अनुशंसा करती है। ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठचर्या। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। बी है पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, सी है व्यक्तिगत मित्रताओं पर ध्यान देना, डी है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। यहाँ पे क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु जो होता है वो बालक होता है, यानी शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, योग्यताओं, इन सभी को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से ध्यान दिया जाता है इसमें। पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम और मंद बुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है इन सब में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, ऑप्शन ए दिया गया है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, बी है एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, सी है जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी है कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है दोस्तों वो कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि विभिन्न स्तर होते हैं। ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, देखिए दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर जो है बहुकारक होता है। और हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, क्या फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह वर्णन किया है कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड गार्डनर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें से कथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन ए में दिया गया है अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क आर दिया गया है भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। इसमें देखिए दोस्तों अगर ए की बात करें अभिकथन तो ये भी सही है और आर की बात करें तो ये जो है सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे ए जो है सही है लेकिन आर जो है गलत है। ये किस ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है। सी में आप देख पा रहे होंगे ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन किसको बढ़ावा देते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है जेंडर समानता, बी दिया गया है जेंडर समता, सी है जेंडर सशक्तिकरण, डी है जेंडर रूढ़िवादिता। तो यहाँ पे क्या बताया गया, लड़के बहुत शक्तिशाली हैं और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन किसको बढ़ावा देते हैं, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को देते हैं। इसके बारे में सीटेट में भी एक क्वेश्चन किया गया था जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, जो मॉडल पेपर मैंने दिया। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो सीटेट का जो मॉडल पेपर जितने मिले हैं हिंदी के मिले हैं दोस्तों आप लोग सब देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल वहाँ पर बताई हूँ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना उस पर आपको जब आप पेपर देंगे तो उस पर आपको अंडरलाइन कर लेना है। जैसा कि आपका ऑफलाइन एग्जाम है आपको पेपर मिलेगा, जहाँ भी नहीं वर्ड आएगा आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर जो है आसानी से दे सकते हैं। अगर आप नहीं पर ध्यान नहीं देंगे तो आप पॉजिटिव आंसर करके चले आएंगे और अपना 1 नंबर लॉस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पर सबसे पहले ध्यान देना है।
ऑप्शन ए में दिया गया है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके, बी है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, सी है उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, डी है उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके। दोस्तों देखिए जैसे कि टैग वर्ड कुछ होते हैं इसमें, आप किसी क्वेश्चन में मिस्टेक, जैसे आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है कि एक दो ऑप्शन में से सेम लग रहे हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो कुछ टैग वर्ड होते हैं कि हाँ ये यूज़ करेंगे तो ये इससे करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने टैग वर्ड बताया भी है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, क्योंकि जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसमें वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया क्वेश्चन की कि आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं नहीं वाला वर्ड देखकर। अब आप यहाँ पे देखेंगे उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर। अवसर आप जहाँ देखेंगे पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव जो है ट्रिक करके वहाँ से आगे निकल जाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, उसके बाद आंसर करना है कि इसमें नहीं पूछा है तो हमें नहीं बताना है। तो ऑप्शन डी जो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन वही है, रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, बी दिया गया है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, सी है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, डी है विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। यहाँ पे आकलन करने का मुख्य कारण क्या है ये बताना है। तो विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना नहीं, बी है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। ये सबसे बेस्ट आंसर होगा इसका, बी वाला। बी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आकलन से विद्यार्थियों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थियों की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णन और विश्लेषण करने की जो सुयोजित और निरंतर प्रक्रिया को जो है आकलन कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी वाला अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। ए दिया गया है अभिसारी चिंतन, बी है स्वचिंतन प्रतिबिंबन, सी है कंठस्थीकरण, डी है निष्क्रिय अनुकरण। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। दोस्तों आप लोग भी अपने आंसर करिएगा और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर के बाद ABCD जो भी है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ABCD करके ऐसे आंसर करते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर भी लिखिए और उसके जो भी ABCD में जिस ऑप्शन में आपको लग रहा है कि ये सही है आप उसके आंसर भी करिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये स्वचिंतन प्रतिबिंबन, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए दिया गया है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, बी है उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, सी है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, डी है बच्चों का सामाजिक प्रवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। देखिए दोस्तों देखिए जो 15 नंबर के क्वेश्चन आपके कंटेंट के होते हैं वो तो उसमें तो आपको पढ़ना ही है, उसके बारे में जब तक आप क्लियर नहीं जाने रहेंगे शायद आंसर न कर पाएँ। लेकिन जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं यानी सभी सब्जेक्ट में, पाँचों सब्जेक्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन हैं यानी 75 टोटल अगर मिला लें तो 75 पेडागोजी वाले क्वेश्चन हैं। आप दोस्तों वो उसमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करके आप कर सकते हैं। जैसे पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में जब आप आंसर कर रहे हैं पेडागोजी का, तो उसमें दोस्तों आपको 1 से 5 तक के बच्चों को ध्यान में रख के आंसर करना है। अगर वही जो है CDP ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट का सब कुछ अलग है, पेपर सेकंड आप दे रहे हैं तो उसका अलग है, आपको सब कुछ सेम मिलेगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि पेपर फर्स्ट में 1st to 5th में जिस वर्ष तक के बच्चे होते हैं उसका लेवल देखकर आपको आंसर करना है। और अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो 6 to 8 के बच्चों का जो उनकी एज होती है उस टाइम उसको देख करके आपको आंसर करना है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट के लिए आपको अलग से CDP का सिलेबस है, पेपर सेकेंड के लिए अलग से आपको कुछ पढ़ना है, आपको वही चीज़ मिलेगी। बस यही है कि आपको ध्यान रखना है 1st to 5th 6 to 8। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। सी जो है करेक्ट होगा, विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है ये पूछा गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? ए दिया गया है चिकित्सकीय, बी है दानशीलता, सी है सामाजिक और डी है मानवीय अधिकार। विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण का समर्थन देता है। ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे सामाजिक सोशल, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका संबंध दोस्तों व्यवहारगत या फिर ये कहें पर्यावरणीय बाधाओं से है, जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है। विकलांग अधिनियम की बात करें तो दोस्तों ये 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को जो है 18 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, बी है अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, सी है कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, डी है सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग करना चाहिए? नहीं। बी है अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए? नहीं। सी है कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध? नहीं। डी है सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरी हो। जैसा कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थी हैं तो उनको सुनने में अगर प्रॉब्लम है तो देखने में तो नहीं है ना, तो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरी हो। ऑप्शन डी करेक्ट। इस तरह से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है, ऐसा नहीं है पेडागोजी आप जो है दोस्तों पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आप नहीं कर पाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इन सारे क्वेश्चन को आपको देखना है। देखने के बाद दोस्तों आप फिर से, आप जो अभ्यर्थी कर ले रहे हैं उनके लिए ठीक है, जिनको लग रहा है कि मिस्टेक हो रही है, इतने कम जो है करेक्ट हुए हैं, तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए, वीडियो को समझिए अच्छे से। उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस भी करिए ऑफलाइन, जो आपने प्रैक्टिस सेट कोई भी ली होगी। तो आपके लिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं हर वीडियो के माध्यम से बताती भी रही हूँ दोस्तों कि प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से उठाया है। आपने अब तक जो पढ़ा तो पढ़ लिया है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस क्वेश्चन देखने हैं। तो हम उन क्वेश्चन को ही देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जिसमें चेंज करके आपसे पूछ सकता है। तो वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दें हर जगह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये सारी चीज़ें पहुंच सकें। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? ए दिया गया है उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। बी दिया गया है अपनी सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। सी है यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। डी दिया गया है समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली बच्चों से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ए है उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, बिल्कुल नहीं। बी है अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। ये प्रतिभाशाली की बात कर रहा है, तो प्रतिभाशाली से ही आप समझ सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनका लेवल जो है हाई होता है, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 होती है। तो यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं, अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, ये तो उस टाइप के बच्चे करते हैं जो जड़ बुद्धि के होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डी है समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चे जो है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सृजनात्मकता की ओर होते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो उसका हल ढूंढने की जो है इच्छा रखते हैं, जिज्ञासु होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? ए दिया गया लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच। बी है विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। सी है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। डी है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? तो वो है
लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच नहीं, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन नहीं। सी है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना नहीं। बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोस्तों देखिए, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान का प्रावधान जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ADHD प्राय जो है बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रह सकता है। इसकी प्रमुख लक्षण जो हैं वो इस प्रकार से हैं: बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता का होना, भूलने की प्रवृत्ति, ध्यान में कमी, ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन वही है, रिपीट हुआ है। अभिकथन ए में दिया गया है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर में दिया गया है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सही विकल्प आपको इसमें से चुनना है। दोस्तों देखिए, इसमें ए की बात करें तो अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। करेक्ट है ये। और बी में आर में दिया गया है, जो तर्क दिया गया इसका, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को समूह रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सही विकल्प इसमें से चुनना है हमें। तो ये भी करेक्ट है, आपका आर भी करेक्ट है, जबकि ए जो है सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर जो है ये ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें से आप ए में ही देख पा रहे हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? देखिए यहाँ पे नहीं देती है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। ए दिया गया है व्यवहार अनुकूलन, बी दिया गया है सहपाठी सहभागिता, सी है अन्वेषण अधिगम, डी दिया है पारस्परिक शिक्षण। दोस्तों देखिए, शिक्षण अधिगम की जो व्यवहार अनुकूलन विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। ऑप्शन ए में ही देख पा रहे होंगे, व्यवहार अनुकूलन, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए तो सहपाठी सहभागिता है, अन्वेषण अधिगम है, पारस्परिक शिक्षण है, ये तीनों जो है ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती हैं, क्योंकि इन तीनों विधियों में बच्चे रचनात्मक को विकसित करके तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है तो हमें नहीं बताना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? ए दिया गया है निष्क्रिय अनुकरण, बी दिया गया पुरस्कार और दंड, सी है जिज्ञासा और अन्वेषण, डी है कंठस्थीकरण। किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण नहीं, पुरस्कार और दंड नहीं, जिज्ञासा और अन्वेषण, ये ऑप्शन सी दोस्तों जो है करेक्ट होगा। कंठस्थीकरण ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? ए दिया गया है अनुरूपक चिंतन, बी है प्रकार्यात्मक स्थिरता, सी है बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, डी है प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक पूछा गया है? ठीक है, तो प्रकार्यात्मक स्थिरता आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में विद्यार्थियों के जो है समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है, क्योंकि जब किसी को नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रकार्यात्मक स्थिरता नए तरीकों से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। ये फंक्शन फिक्स्डनेस, ये प्रकार्यात्मक स्थिरता, वर्ड भी थोड़ा टफ रहते हैं इसके सीडीपी के। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? ए दिया गया है वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, बी है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, सी है विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, डी है विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। ये दंड मिलना चाहिए, यहाँ पे आप जो है नेगेटिव वर्ड देख पा रहे होंगे, बच्चों को दंड नहीं देना है, ये यहीं पे कट जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणा अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, अनदेखी की बात की गई, ये भी कट जाएगा। बी है विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन पर समग्रता से विचार करना चाहिए, ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसमें बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। पहले तो दोस्तों आप जान लीजिए कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है। ठीक है, गुड के अनुसार जो है अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है। ये जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। ठीक है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको समझे रहेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी, चाहे आंतरिक से पूछे या बाह्य से पूछे, आप लोग कर लेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है आकांक्षा का स्तर है, दुश्चिंता है, उपलब्धि की आवश्यकता, ये सारी जो है आंतरिक में आते हैं। बाह्य की बात करें जो बाहर से हमको मिलता है, जैसे पुरस्कार है, प्रशंसा है, प्रोत्साहन है, ये सारे जो है बाह्य अभिप्रेरणा है जो हमें दूसरों से मिलता है, यानी जो बाहर से मिलता है। आंतरिक का जो आपके अंदर से खुद जो है आप प्रेरित होते हैं किसी काम को लेकर के, हाँ ये मुझे करना चाहिए। बच्चा, जैसे कोई बच्चा है, एक बच्चा है जिसको अगर देखें तो उसके अंतर्गत आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो वो किसी काम को करने का, जैसे उसको होमवर्क मिलता है तो वो घर पे जाएगा तो उस अपने जो होमवर्क उसको मिला है वो बच्चा खुद से उठा के बैठ जाएगा कि हाँ मुझे ये काम मिला है, मैं इसको करूँगा। खुद से उसको टेंशन रहेगी उस बात की कि हाँ मुझे ये करना है, नहीं तो स्कूल में जाऊँगा तो टीचर बोलेंगे या जो भी, ये सारी चीज़ें। जिनके पास ये चीज़ आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी उनके जो है पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ चलो, एक तरह से होता है कि उनको फोर्स करेंगे कि हाँ अपना होमवर्क करो, ये करो, वो करो, तब जाके बच्चा दबाव में पड़ता है, तब जाके मजबूरी में बैठता है। आपने देखा होगा आपके घर में बच्चे होंगे तो ये दो टाइप का होता है, एक आंतरिक और बाह्य। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका किया जाता है। ऑप्शन अब देख लेते हैं इसका, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, बी है समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, सी है नकद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, डी है किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने समझा होगा कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है और आंतरिक क्या होता है, तो आप यहाँ पे फटाफट आंसर कर लेंगे। तो अब बाह्य अभिप्रेरणा में क्या है, नकद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। ऑप्शन सी में ही आप देख पा रहे पुरस्कार जो है बाहर से ही मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। ए दिया गया है जिज्ञासा, बी है असहायता का सीखा हुआ भाव, सी है गर्व, डी है आशा। साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यताओं में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और अयोग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। जिज्ञासा नहीं, असहायता का सीखा हुआ भाव, बी जो है दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए असहायता या सीखा हुआ भाव एक मनोवैज्ञानिक चरण जिसमें एक व्यक्ति कुछ कारकों के कारण उन स्थितियों से गुजरता है जहां वह कार्य करने में असमर्थ होता है या वह सोचता और महसूस करता है कि वह किसी समस्या कठिन परिस्थिति से उबरने में असमर्थ है और इसलिए वह इन समस्याओं के बारे में कुछ भी करने का प्रयास करना बंद कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। ए दिया गया आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, बी है उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे, सी है ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, नहीं उस अवधारणा हेतु उदाहरण गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये भी नहीं होगा। जैसा कि क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप गलती कर जाएंगे ना, तो यही है कि पॉजिटिव आंसर जो टैग वर्ड आपने देखा होगा वास्तविक जीवन करेक्ट करके चले आएंगे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। इसमें देखिए बचने को बोला गया है, तो आप जिससे बचना चाहेंगे या जो कम उपयोग है हमारे लिए वो आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए में ही दिया गया, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, इसी से आपको बचना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, आप उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अधिगम जो है किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ये इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, बी दिया गया है निराशा की भावना, सी है विद्यालय की मुद्रित समृद्ध परिवेश, डी है विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार वैयक्तिक रूप से दिए गए अनुदेशन। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, अध्यापक द्वारा प्रदान पाठ, नहीं, बी है निराशा की भावना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
दोस्तों देखिए, निराशा वह संवेग है जो अधिगम की दिशा में छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। निराशा अच्छी सफलता को उम्मीद करने का कोई कारण नहीं देती है, जिससे कि छात्रों का मनोबल घटता है और यह जो है शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक उपागम को प्रभावित करती है, जिससे वे अधिगम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें निराशा की भावना, यही बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कौन सा कथन सही जो नहीं है वो बताना है। ए दिया गया है, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। बी है, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। सी है, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। डी है, विकास निरंतर रूप से होता है। तो इसमें सही नहीं है वो आपको बताना है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये तो नहीं होगा, जबकि नहीं पूछा गया है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ये भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। सी है, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, एकमात्र, यही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए, विकास के बारे में कुछ जो इसकी विशेषताएं होती हैं, पहले अगर हम लोग बात करें तो विकास जो है अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, जैसे ये दिया गया है। तो अगर इसमें पॉजिटिव आंसर करना रहता तो ये करेक्ट होता। तो इसमें जो है निगेटिव पूछा है तो आपको निगेटिव ही आंसर करना है। सेकेंड पॉइंट जो है दोस्तों, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। अगला पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, विकास जो है निरंतर रूप से होता है। तो ये सब इसके जो है पॉजिटिव हैं। अगर सही है पूछे तो आपको इनमें से जो उनकी विशेषता है, जो क्वालिटी है वो बताना है। और यहाँ पे नहीं पूछा है तो जो नहीं है वो बताना है, एकमात्र कारण जैसा कि पूछा गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ए है शारीरिक, बी है संवेगात्मक और सी है संज्ञानात्मक, डी है नैतिक। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो संज्ञानात्मक। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपने इससे पहले भी जो क्वेश्चन देखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी कथन ए दिया गया है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। और रीजन आर यानी कारण आर जो दिया गया है, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो इसमें तो ये भी नहीं करेक्ट है। आर अगर देखें हम लोग, जो कारण दिया गया है ये भी नहीं करेक्ट है। सही विकल्प आपको बताना है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ए और आर दोनों सही हैं, नहीं, ए और आर दोनों सही हैं, ये भी नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत नहीं, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो है निरंतर खोज में लगा रहता है। ए है संतुलन, बी है असंतुलन, सी है आत्मसातकरण, डी है समंजन। तो वो है संतुलन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जीन पियाजे के अनुसार जो है ना, व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पियाजे 4 कारकों की पहचान करता है, जैसा कि मैंने बताया था। सब कुछ डिटेल इससे पहले हम लोग जान चुके हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को एग्जाम में मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगे रहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। ए दिया गया है संवेदी गत्यात्मक चरण, बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, डी है मूर्त संक्रियात्मक चरण। परिकल्पनात्मक, जैसा कि अभी मैंने डिटेल में बताया दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था जीन पियाजे का, उसमें मैंने सारा डिटेल आपको बताया है कि संवेदी प्रेरक जो अवस्था है उसमें जो जन्म से 0 से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त संक्रियात्मक जो कि 7 से 11 वर्ष होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष होती है। और उसमें क्या क्या जो है उसकी अभिविधियाँ थी, मैंने सब कुछ बताया है। तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए चलिए, क्योंकि जो पहली बार आ रहा है, 1-2 बार आ रहा है, तो मैं उसका डिटेल बता रही हूँ। जो क्वेश्चन बार बार उससे रिलेटेड आ रहे हैं, तो हम लोग इसीलिए जो है पहले डिटेल देख रहे हैं, उसके बाद जो है पूरा उसका जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों, रिपीट करके आप लोग फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार जो है एक ही टॉपिक से रिलेटेड जब हम उसका डिटेल देखेंगे ना, तो क्वेश्चन वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ये क्लास आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक बार जैसे हम किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे जीन पियाजे है, वाइगोस्की है,
हावर्ड गार्डनर हुए या चॉम्स्की हुए, तो क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसका डिटेल बता रही हूँ दोस्तों। जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके बाद जो उससे रिलेट करके, उसी टॉपिक से रिलेट करके क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता है। तो जब आप उसका डिटेल जाने रहेंगे ना तो आसानी से कर लेंगे। तो जीन पियाजे के बारे में मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया है। अगर आपको डाउट लग रहा हो यहाँ पे तो आप लोग जो है वीडियो जो है स्किप करके पीछे जा करके आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, जबकि क्या पूछा है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है, तो ये है औपचारिक संक्रियात्मक चरण की। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, फॉर्मल ऑपरेशन, ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, बी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे जो है अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं। ए दिया गया है संवेदी गत्यात्मक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो किसमें संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन ए में जो है बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उससे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। ए दिया गया दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, बी दिया गया यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, सी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, डी दिया गया कानून और व्यवस्था अभिमुखता। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं, तो ये होगा यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। ए है मनोविश्लेषणात्मक, बी है सामाजिक सांस्कृतिक, सी है व्यवहारवादी, डी है सूचना प्रसंस्करण। तो किस तरह का माना गया है, सामाजिक सांस्कृतिक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट बहुत बार हुआ है ये। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। ए दिया गया है नकारात्मक पुनर्बलन, बी है प्रतियोगिता, सी है भाषा, डी है आनुवंशिक विन्यास। नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है, प्रतियोगिता भी नहीं है, आनुवंशिक विन्यास भी नहीं है, भाषा जो है इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। ए दिया गया है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, बी दिया गया है कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, सी है खोज अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, डी दिया गया है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत, डी जो दिया गया है वो है लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। इसमें पूछा गया शिक्षक को बाल केंद्रित बनने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है, तो रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर नहीं, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार ए दिया गया है तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है, नहीं। बी है दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है, नहीं। सी है बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक, नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको हावर्ड गार्डनर से देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं। अभिकथन ए में दिया गया है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर में दिया गया है निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, ये जो है अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये करेक्ट है। निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही हैं, जबकि आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। ए दिया गया है यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल, नहीं। बी है यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले,
ये भी नहीं होगा। सी है फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना, नहीं। डी है सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाककाल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। ऑप्शन डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा क्वेश्चन में जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती हैं, ये बोला गया है। देखिए दोस्तों, एक अध्यापिका या अध्यापक जो है प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कुछ इस प्रकार से जो है प्रभावहीन कर सकता है। कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लड़कियों और लड़कों के साथ एक समान व्यवहार करना, ठीक। कक्षा में लचीलेपन को जो है बढ़ावा देना, और सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य, पाक कला प्रतियोगिताओं में जो है भाग लेने के लिए कहना। प्रत्येक छात्र को बिना भेद किए सभी गतिविधियों में व्यस्त रखना। सभी लड़के लड़कियों के बैठने की व्यवस्था अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। ये दिया गया है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, नहीं, कंठस्थीकरण की बात की निगेटिव वर्ड, ये नहीं होगा। सेकेंड है अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, ये भी नहीं होगा, निष्क्रिय। थर्ड है जानकारियों की पुष्टि करना, ये होगा। और किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना, ये भी होगा। थर्ड और फोर्थ जो है इसमें करेक्ट होंगे। आप देख पा रहे फर्स्ट में दिया गया फर्स्ट और सेकेंड नहीं, फर्स्ट और थर्ड नहीं, सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड नहीं, थर्ड और फोर्थ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे यहाँ पे, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। ए दिया गया है रचनात्मक मूल्यांकन, बी है मानकीकृत मूल्यांकन, सी है मानक संदर्भित मूल्यांकन, डी है योगात्मक मूल्यांकन। यहाँ पे एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है ये बताना है। तो ये किस पर जोर देती है, रचनात्मक मूल्यांकन पर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन इस पर किस पर जो है बल देती है। ए दिया गया है प्रस्तुतिकरण, बी है अभिव्यक्ति, सी है संलग्नता, डी है भेदभाव। समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन किस पर बल देती है, तो ये भेदभाव पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको इसको करने के बाद अगर आप जो है पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं, और जो जहाँ से क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें या प्रैक्टिस सॉल्व करके देखें, तब भी आपको पता चलेगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समावेशी शिक्षा किसके विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। ये तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है क्या, यही रिपीट हो गया यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ए दिया गया है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना, नहीं। बी है समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। सी है प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, नहीं। डी है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना, बिल्कुल नहीं। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। ऑप्शन बी दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। दृष्टिबाधित की बात की गई, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ए दिया गया अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। बी दिया गया सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ पे दृष्टिबाधित है, जब बच्चा देखने में उसको प्रॉब्लम है तो अवधारणा की खोज के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि वो देखने में उसको प्रॉब्लम है तो ये तो होगा ही नहीं, यही कट जाएगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा पढ़े हैं तो कर पाएंगे दोस्तों, बस यहाँ पे आपको एक टीचर बन करके आंसर देना है, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, ठीक है। आप जो है आंसर आराम से कर लेंगे। बी है सभी प्रकार के लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। सी है विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए अब जब विद्यार्थियों से बात करेंगे और हाथों का खूब इस्तेमाल करेंगे, जबकि विद्यार्थी क्या है, दृष्टिबाधित है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो ये भी तो यही कट जाएगा। डी है दिखाए जा रहे वीडियो का उपशीर्षक देना चाहिए। दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिखाए जाने की बात हो रही है, जबकि बच्चे दृष्टिबाधित है, तो ये भी आप खुद से ये आंसर कर सकते हैं कि इसमें आप कुछ न पढ़ने का है न कुछ सोचना है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है
कि यहाँ पे बात किसकी की गई है। तो बच्चा जब दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता है, तो सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, मौखिक रूप से बोल करके। यानी बच्चे को सुनने में तो प्रॉब्लम है नहीं, उसे देखने में प्रॉब्लम है, तो उसे मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा होंगे, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ए दिया गया प्रवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। बी है लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। और सी दिया गया है विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। डी दिया गया है गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ग्रसित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। प्रवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, नहीं। लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए, नहीं। लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य, ये यहीं कट जाएगा। सी है विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। ये दिया गया लिखित विषय सामग्री के बोध में। बी दिया गया शारीरिक गतिविधियों के समन्वयन में। सी है दूसरों की भावनाओं को समझने में। डी है चित्र बनाने में। दोस्तों देखिए, पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से जो है लिखित विषय सामग्री के बोध में चुनौती पैदा करता है, इसलिए ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्लेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है। यह जो है बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन बच्चे सीधी अक्षर को जो है उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और वयस्क होना तथा इसका पता नहीं चल पाता, यानी जो है वयस्क होने तक जो है इसका पता नहीं चल पाता। बच्चा जो है बी को डी पढ़ता है या फिर लिखता है, एम को डब्ल्यू पढ़ देता है या लिखता है। इस तरह का आपके घर में बच्चे होंगे छोटे तो आपने देखा होगा, इस तरह की गलती अक्सर करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ए दिया गया सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। बी है मानकीकृत। सी है परीक्षा केंद्रित। डी है व्यवहारवादी। शिक्षण शास्त्रीय विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए तो ये सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है। ए दिया गया है अनुभवात्मक अधिगम। बी है डिजिटल अधिगम। सी है वैज्ञानिक अधिगम। डी है करके सीखना। अनुभवात्मक अधिगम पर भी देती है, डिजिटल अधिगम पर भी देती है, साइंटिफिक लर्निंग पर भी देती है, लर्निंग बाय डूइंग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, करके सीखना। तो इसका जो ABCD है सभी जो है करेक्ट है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डी में दिया गया है, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देकर। बी है विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके। सी है विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करके। डी है प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके। नहीं, विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर, अभिसारी की बात की गई, अभिसारी होते थे, इस पर देखते हैं। सी दिया गया विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग तो लाइक कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका इतना तो बनता है कि कम से कम आप जो अभ्यर्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो अच्छी लग रही होगी, और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, आप इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित, प्रोत्साहित, ये दो वर्ड जो है आपको देखने को बहुत मिले, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर ध्यान देना है। जैसा कि टैग वर्ड के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ए दिया गया अनुक्रिया समुच्चय। बी है कलन विधि। सी है अन्वेषण या खोजबीन। डी है साम्यानुमान। किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है।
देखिए, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए जो है अध्यापक को शिक्षार्थियों में अनुक्रिया समुच्चय का इस्तेमाल करके हतोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को जीवन में सफल होने में मदद करने के लिए समस्या समाधान को सुविधाजनक बनाना जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा करने के लिए एक शिक्षक का विद्यार्थियों को चीज़ों का विश्लेषण करने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया अनुक्रिया समुच्चय, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए दिया गया है उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है। बी है उसकी निम्न अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नहीं। सी है अवधारणा सीखने के लिए विपणा की कमी। नहीं। डी है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। नहीं, उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, रानी प्राय जो घरेलू कार्यों या अपने आसपास के लोगों को जल की आवश्यकता हेतु नल का प्रयोग करते हुए देखती है और भ्रमण के दौरान किसानों द्वारा खेतों में फव्वारे द्वारा सिंचाई करते हुए देखती है। जब कक्षा में जल के स्रोतों के बारे में चर्चा की जाती है तो रानी अपने अनुभव के आधार पर जो वो देखी रहती है वो अपनी समझ का वहाँ पे प्रयोग करती है और उत्तर देती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? इसमें भाग जो नहीं है वो बताना है। ए दिया गया योजना, बी है पर्यवेक्षण, सी है मूल्यांकन, डी है निष्क्रिय अनुकरण। तो योजना है, पर्यवेक्षण है, मूल्यांकन है, निष्क्रिय अनुकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ए दिया गया अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। बी दिया गया है अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। नहीं। सी है जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भावनाओं और संज्ञानाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? ए दिया गया है निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, बी है योग्यता का सतत्व या अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य, सी है असहायता का सीखा हुआ भाव, डी है प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। क्या समुन्नत करना चाहिए? तो निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्यालयों में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधक उत्पन्न करता है? ए है लचीली समय सारणी, बाधक उत्पन्न करना, जो बाधा उत्पन्न करता है वो बताना है। लचीली समय सारणी तो नहीं होगा। बी है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, ये भी नहीं होगा। कठोर पाठ्यचर्या, डी है अधिगम हेतु मूल्यांकन। कठोर पाठ्यचर्या ये जो है बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग, अभिकथन ए में दिया गया है, किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। कारण आर में दिया गया है, अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। यहाँ पे इन दोनों में अभिकथन ए और कारण आर में कौन सा सही है कौन सा गलत ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, जो है किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए, ये तो करेक्ट है। आर दिया गया अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है, तो ये तो गलत है, आर गलत है। तो आप देख पा रहे किस ऑप्शन में ए और आर दोनों सही हैं? नहीं। ए और आर दोनों सही हैं? नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होंगे, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? ए दिया गया सेंसिटिव या फिर संवेदनशील, बी है क्षेत्रीय, सी है विशिष्ट, डी है अप्रतिक्रियात्मक। किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? तो उसे जो है संवेदनशील या सेंसिटिव के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसकी कुछ जो है क्वालिटी है, संवेदनशील के प्रमुख जो लक्षण हैं दोस्तों, वो है दूसरे की अनुभूति से शीघ्र प्रभावित होना, ग्रहण शक्ति है, भावुकता है, भाव प्रवणता है, संवेदनशील होने की अवस्था है, गुण या प्रभाव, ये सारी चीज़ें जो है संवेदनशील के जो है मुख्य लक्षण हैं। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। ठीक है, सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा जो है दूसरे की तुलना में
चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है, ये आपको बताना है। ये दिया गया व्यक्तियों में विकास का सिर से पैर तक होता है, नहीं। बी है हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, नहीं। सी है अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास जो है अलग अलग गति से होता है, इस सिद्धांत जो है जुड़ा है। दोस्तों देखिए, व्यक्तियों या फिर बच्चों में व्यक्तिक विभेद होने के लिए जो है अनेक कारकों को उत्तरदायी माना जाता है। वंशानुक्रम है, बुद्धि है, वातावरण है, स्वास्थ्य है, लिंग भेद है, परिपक्वता है, ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। ए दिया गया है, फर्स्ट जो दिया गया है आनुवंशिक प्रवृत्ति, सेकेंड है सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, थर्ड है भौतिक वातावरण। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है, तो आनुवंशिक प्रवृत्ति पर भी निर्भर है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी निर्भर है, भौतिक वातावरण पर भी निर्भर है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। ए दिया गया है संवेदी गामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों देखिए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों को जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में जो है पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है, जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में सब कुछ डिटेल बताया है। संवेदी गामक अवस्था के बारे में भी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में भी, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में भी, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के भी बारे में भी। और ये भी पूछ सकता है, ये जो है 7 से 11 होता है, ये 0 से 2 होता है, ये 2 से 7 होता है, ये 11 से 15 होता है। आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है उठाए जा सकते हैं। विचारों की जो विचारों की विलोमीयता जो है इसमें है, मूर्त संक्रियात्मकता में संरक्षण है, और जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है क्रमबद्धता, ये सब जो है मूर्त संक्रियात्मक में आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ई दिया गया है संतुलन, बी है असंतुलन, सी है प्रत्यक्ष अवबोधन, डी है भ्रम। तो किसका करता है, संतुलन का करता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 6 वर्षीय लड़का मनीषा दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। 6 वर्षीय लड़का मनीष जो है दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है। ए दिया गया संरक्षण, बी है आत्मकेंद्रियता, सी है प्रतिवर्ती चिंतन, डी है साइंटिफिक रीजनिंग वैज्ञानिक तार्किकता। 6 वर्षीय लड़का मनीष जो है दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने दृष्टिकोण से देखता है। तो दोस्तों क्या होगा, ये आत्मकेंद्रितता, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। ए दिया गया है कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। बी दिया गया है कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। ये करेक्ट होगा। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, नहीं। बी है व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत, नहीं। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। वाइगोस्की से 1-2 क्वेश्चन, जिन पियाजे से, जैसा कि मैंने बताया जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वहाँ से ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है विद्यार्थियों को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए, ये तो निगेटिव है। बी है विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। सी है सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, नहीं। डी है सवाल को हल न कर पाने के लिए विद्यार्थियों को जहां दंडित करने की बात है वो आंसर ही नहीं होगा। विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होनी चाहिए।
विद्यार्थियों को जो है किस ओर केंद्रित होना चाहिए ये बताना है। ए दिया गया अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। बी है जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु। कंठस्थीकरण की बात आए तो ये नहीं होगा। सी है मूर्त पुरस्कार और जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, ये भी नहीं होगा। डी है सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सक्रिय भागीदारी। तो दोस्तों ये रहा आपका सीडीपी का मैराथन। आई होप कि आप सभी को जो है ये क्लास अच्छा लगा होगा। और दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी एक क्वेश्चन को नहीं कहना है कि हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं, और यहाँ पे जहाँ से उसको चेंज करके जिस तरह से पूछ सकता है उस तरह भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार जो है आप पूरा क्लास देख रहे हैं तो आपको लग रहा है गलती ज़्यादा हो रही है, तो आप उसको रिपीट करके देख लीजिएगा 2 बार 3 बार, ताकि आपके जो डाउट होंगे इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएं। क्योंकि दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दोस्तों जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, हार्वर्ड गार्डनर हैं, इन सब से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो आप जो जैसे हमें जहाँ से टॉपिक जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन उठा रहा है तो हम उससे ही देखें, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम में उठा के देखें तो लगभग जो टॉपिक मैंने बताया यहाँ से 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके शेयर करिएगा, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं दोस्तों जो प्रॉपर क्लास ले रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए। उसमें आपका कुछ जाना नहीं है, बल्कि जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा ये आज का आपको सीडीपी का मैराथन। बाकी जो आपके डाउट होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साइंस और एसएसटी के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो दोस्तों आपको वो भी मिल जाएगा। इंग्लिश की भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करवा दूँ, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों को इंग्लिश को भी लेकर के कमेंट आ रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके जो भी कमेंट आ रहे हैं कि आपको मैं रिप्लाई भी करती हूँ दोस्तों। तो जो आपके डाउट होंगे आप लोग बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।